नमस्कार। सभी किसान बहनों और भाइयों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर नीता खंडेकर जी। नमस्कार गिरगिमत जी और आपका किसान भी भाइयों को मेरा भी नमस्कार। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बागवानी की कृषि में कुछ नई तरीकों के बारे में जी बात करेंगे, विशेषतः जो रोग और कीटों को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, जी कौन से तकनीकें उपलब्ध है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। आजकल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है कि एकीकृत जीवनाशी प्रबंधन, जी इसके बारे में ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। जी इसके बहुत से लाभ होते हैं वातावरण के ऊपर, इसका जो असर होता है कम होता है। जी इस दिशा में एकीकृत जीवनाशी प्रतिबंधन माने समेकित रोग और कीट प्रबंध, जी ये जो क्या होता है ये? गिरगिमत जी, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा क्योंकि आज के युग में, आज के दौर में हम्म। ये इस तरह का जिसको हम एकीकृत जीवनाशी प्रबंधन कहते हैं या इसको हम छोटे रूप से आईपीएम कह आईपीएम, सकते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये एक तरह की प्रथा है जिसमें हम कीट का नियंत्रण हम्म। विभिन्न तरीकों से करते हैं। हम्म। इसमें हम कोई एक तरीका नहीं इस्तेमाल करते, हम्म। इसीलिए इसका नाम भी आप जैसे देखिए एकीकृत। हम्म। तो हमें अलग अलग तरीकों को इकट्ठे करके हम समस्याओं का निवारण करते हैं। हम्म। तो ये क्या होता है, जब हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं तो एक तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, ये ज़्यादा किफ़ायती होते हैं, इसमें हमें खर्चा कम करना पड़ता है। अलग अलग तरीके आप जो बोल रहे थे, जी, ये अलग अलग तरीके कौन से हैं? जैसे इसमें सभी चीज़ का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। हम्म। ज़्यादातर हम इसमें जैविक कीटनाशक का ही इस्तेमाल करते हैं। हम्म। दूसरी चीज़ है इसमें, हम जो इसमें एक जाल फसल कहलाती है, हम्म। हम ट्रैप क्रॉप्स कहलाती हैं, ये भी हम्म। थोड़ा सा नया एक चीज़ है जो हमारे शायद उत्तर प्रदेश के किसान भाई अभी हाल में ही शुरू कर रहे होएगा, इनके बारे में इनकी जानकारी भी बढ़ रही है। हम्म। और जो हम रासायनिक पदार्थ है, हम्म। ये हम एक आखिरी विकल्प के रूप पे इसको रखते हैं। और बिल्कुल जब हमें लगे कि हमें कोई इसका हमारी जो बीमारी है या हमारे कीट है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उस पे हम नियंत्रण नहीं पा रहे हैं, हम्म। तभी हम इस रासायनिक पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरीके के हमारे इसमें बहुत से जैविक पदार्थ हैं जिनको एक पूरी उसका एक प्रणाली सी बनी हुई होती है कि किस समय आपको क्या इस्तेमाल करना है। अच्छा मैडम, ये टमाटर के कृषि में जी मुख्यतः जी कौन से कीटों का ज्यादा प्रकोप होता है? टमाटर में जो मुख्यतः है, सबसे पहले तो जो है एक फल छेदक बोलते हैं, फ्रूट बोरर भी, क्योंकि फल को ये करता है तो फ्रूट बोरर बोलते हैं, छेद करता है, उस पे अंदर घुस जाता है। हम्म। दूसरी एक जो है वो लाल मकड़ी, हम्म। वो उसका जो है काफ़ी इस दोनों चीज़ों की समस्या होती है। हम्म। कभी कभी एक और है जिसको हम टबैको कैटरपिलर कहते हैं या तंबाकू का कीड़ा कहलाता है ये। हम्म। ये भी आपको देखने को मिलती है और बहुत इसकी कई बार गंभीर समस्या भी हो जाती है। टोबैको कैटरपिलर। जी, टोबैको कैटरपिलर। इसके अतिरिक्त जो है सफ़ेद मक्खी, जो कि हमारे जो पत्ती जो होती है उसमें वो सिकुड़ने लगती हैं, वाइट उस फ्लाइज। वाइट फ्लाइज, जिसके कारण जो है लीफ कर्ल हो जाता है। लीफ कर्ल मतलब कि जो पत्तियों का सिकुड़ना या ऐंठ जाना। और ट्रिप्स भी होता है, एक और तरह का कीड़ा होता है ट्रिप्स। जो ट्रिप्स होता है उससे जो है धब्बेदार झुलसा रोग जो होता है या उगता धब्बेदार उगता रोग हो जाता है इसमें। तो ये जो है दोनों वाइट फ्लाई और स्पॉटेड विल्ट जो है ये एक तरह के रोग को लेके आते हैं। ये अपना कोई इसमें कीट का नुकसान नहीं है, पर ये अपने संग जो है ये रोग फैलाते हैं। कई प्रकार के फंगस भी होते हैं जो हमारे टमाटर में फैल जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। और यदि आप लगातार इस तरह की फसलें लें जो सोलेनेशियस कहलाती हैं, जैसे कि टमाटर, आलू और मकई, इस तरह का जो आप अगर इस तरह की फसलें आप लगातार लें तो फिर जो है आपका जो विषाणु उगता रोग जो होता है, बैक्टीरियल विल्ट जो होता है, विल्ट जो होता है। जी, और कई तरह के अन्य मिट्टी में होने वाले रोगों की भी संभावना बढ़ जाती है। और
हमने देखा है कि इन समस्याओं के प्रबंधन के लिए किसान जो है आमतौर से कृत्रिम कीटनाशक या जो फंगीसाइड है उस पर निर्भर रहते हैं। तो जो हम आईपीएम की बात कर रहे थे, इस पद्धति को अपनाकर हम जो भी अपने कृत्रिम दवाएं हैं या रासायनिक दवाएं हैं, इनके इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। कम किया सकता है जी। इन चीज़ों को छोड़ के जी। कोई ऐसी विषय है जिसके ऊपर ज़्यादा हमारे किसान भाइयों ध्यान दे सके? असल में सबसे जो मुख्य बात इसमें ये है, जो हम कोई भी खेती करते हैं, कि जहाँ तक है जो हम किस्म लगा रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए किसान भाइयों को कि वो किस्म ऐसी चुने जो कि काफ़ी कीट और रोगों से मतलब उसके प्रतिबंध उसमें क्षमता हो, प्रतिबंध क्षमता हो उनमें। ऐसी बहुत सी किस्में हैं बाजार में उपलब्ध जो रोग प्रतिरोधी रोगी होती हैं। मैडम जी, आप अभी बताए ऐसे कि बाजार में बहुत से ऐसे किस्में हैं जो हमारे किसान भाई उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें ज़्यादा प्रतिरोधक शक्ति होता है रोगों के लिए और कीटों के लिए। ये जो किस्में हैं, बहुत से ऐसे हाइब्रिड्स भी हैं। मान लीजिए आपका जो संस्था है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था है, इससे आपकी संस्था से कोई ऐसा एक किस्म या हाइब्रिड है जो विकसित हुआ है, ज़्यादा लोकप्रिय है? अभी हाल में गडगीमत जी, हमारे संस्थान ने 2 हाइब्रिड का विकास किया है, जिन्हें हम अर्का सम्राट और अर्का रक्षक के नाम से जानते हैं। अर्का सम्राट और अर्का रक्षक। अर्का सम्राट और अर्का रक्षक। अच्छा। ये दोनों ही हाइब्रिड जो हैं, ये करीब करीब 3 जो मुख्य रोग हैं, हाँ। उनसे लड़ सकते हैं। जैसे कि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं, जो हमने कहा टमाटर की जो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, वो मुर्डा डिसीज बोलते हैं। जी, मुर्डा डिसीज बोलते हैं। बैक्टीरियल विल्ट बोलते हैं, तो जीवाणु का जो ये झुलसा रोग जो है, अर्ली ब्लाइट जो जल्दी हो जाता है, ये भी एक तरह का झुलसा रोग की तरह ही होता है ये भी। तो इससे जो है प्रतिरोधी शक्ति जो है इन दोनों में पाई जाती है, और इसका जो है जो फल उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा। अर्का सम्राट का करीब 80 से 85 टन हो जाता है प्रति हेक्टर 140 दिन में, और अर्का रक्षक करीब 75 से 80 टन प्रति हेक्टर आपको 140 दिन में प्राप्त हो जाते हैं। और भारत में ये हम पहली बार ऐसी कोई वैरायटी विकसित हुई जिसमें 3 रोगों को लड़ने की क्षमता एक ही हाइब्रिड में हो। इसके अलावा हमारे यहाँ अर्का अनन्या भी है, अर्का विकास भी है। हम IIHR को और IIHR के विज्ञानियों को धन्यवाद देते हैं कि हमारे देश में पहली बार इस तरह का 3 रोगों को प्रतिरोधक शक्ति देने वाली ऐसे कोई एक हाइब्रिड उसने विकसित की है। मैंने शुरू में भी आपसे कही थी कि हम IPM के अंतर्गत एक पद्धति है जिसे हम जाल फसल कहते हैं। तो इस पद्धति में भी क्या है, जो गेंदा होता है, और इसके लिए हम ज़्यादातर जो अफ्रीकी गेंदा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफ़ी इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो इसको हम उपयोग में लाते हैं, और ये इससे जो है मिट्टी में जो नीम की खली भी मिलाते हैं, और लीफ माइनर और कुछ और फ्रूट बोरर के संक्रमण से भी फलों के नष्ट को ये जो है गेंदा बचा लेता है। इससे पहले ये बताइए मैडम जी, इन पौधों को तैयार करने का क्या कोई विशेष तरीका है? पौध का बहुत अच्छा होना बहुत ही अनिवार्य है, इसका स्वस्थ होना। तो अभी हमारे किसान भाई ज़्यादातर क्या करते हैं, ये लोग अपनी अपनी छोटी सी पौधशाला बनाते हैं। पर आजकल एक नया प्रचलन आया है जिसमें कि नर्सरी में ये ट्रेज आती हैं, प्रो ट्रे कहलाती हैं, प्रो ट्रे, जिसमें खांचे बने होते हैं। उसमें जो है कुछ मिश्रण करते हैं, कोकोपीट कहलाता है, और भी, क्योंकि ये हम उत्तर प्रदेश में हैं तो और भी कोई ऐसे पदार्थ है जिसके अंदर इसके बीज को बो के ये पौध जो है इन ट्रे में तैयार किए जाते हैं, और इससे बहुत ही हमारे जो पौध है वो स्वस्थ होते हैं। और ये एक छोटा सा पॉली हाउस या एक नेट हाउस बना के उसके अंदर इसको
पौध को तैयार किया जाता है, ये खुले में नहीं तैयार की जाती है। इसमें रोग और कोई बीमारियां नहीं होती हैं। तो जब इसमें पहले ही स्वस्थ पौध होती है तो आपके जो फिर बाद में पेड़ है वो भी स्वस्थ होंगे। ये नर्सरी के अवस्था में जी, ऐसे कौन से कीट या रोग है जो पौध को ज़्यादा प्रभावित करते हैं? ये भी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गढ़ीमत जी, कि ऐसा नहीं है कि नर्सरी में कुछ भी नहीं होगा इनको। इस समय जो एक कीड़ा है जो लीफ माइनर के नाम से जाना जाता है, ये क्या है, धागे जैसे सुरंग सी बना देता है मिट्टी की, आपको पत्ते के ऊपर ऐसे सांप की तरह पूरा धागे जैसे या सांप के लौटने की तरह आपको पूरे निशान पत्तों पे नजर आते हैं। लीफ माइनर कहलाते हैं ये। और दूसरी जो एक कीड़ा है जिसको हम सफेद मक्खी कहते हैं, ये दोनों जो है रोग, ये आपको ज्यादातर आपको कीड़े जो है नर्सरी में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो रोग है वो आपका जो झुलसा रोग है, वो भी आपकी नर्सरी में आप देख सकते हैं पौधों में। ये जो झुलसा रोग है ये ज़्यादातर ज़्यादा पानी इकट्ठा होने के कारण होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि थोड़े ऊंचाई पे इनको ज़्यादातर थोड़ा बेड बना के रखा जाता है ताकि इसमें इस तरह का कोई रोग ना आ पाए। टमाटर के लिए जो हम खेती तैयार करते हैं, एक खेती तैयार करते समय और क्या सावधानियां लेनी पड़ती हैं? आप ये ध्यान रखें कि नर्सरी में जब आप पौध लगा रहे हैं तो इसमें जो हमने आप नीम सोप होता है, एक आईएचआर द्वारा एक पदार्थ है जो इसे नीम सोप के नाम से जाना जाता है। ये 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या थियोमेथमैक्स जो है ये 3 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से, या इमेडाक्लोप्रिड जो है 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें। और ये करीब 15 दिन के बाद करना चाहिए। तो इससे दोनों ही जो आपके लीफ माइनर है और वाइट फ्लाइज है, ये जो इसका नियंत्रण हो सकता है। रोपण के उपरांत कीट की समस्या के लिए जी क्या प्रबंधन कर सकते हैं? रोपण से एक दिन पहले आप जो पौधे हैं उनको उन पे इमिडाक्लोप्रिड करीब 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में, या थियोमेथोमैक्स जो है ये भी उसी मात्रा में 3 ग्राम में करीब 10 लीटर पानी में 3 ग्राम लेके, तो या तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं या इनकी जो जड़ है उसको इसमें इसके घोल में आप भिगो सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप देखते हैं कि आपके खेत में कुछ आप देख रहे हैं कि माइंस उसमें बना दिया है आपकी नर्सरी में पत्तियों पर, तो वो पत्तियां आप जरूर हटा लें। और ऐसे पौधों की जो पत्तियों को हटा के तभी उन पौधों को आप खेत में उसकी रुपाई करें। तो आप देखेंगे हटाए बोले तो निकाल के नष्ट कर दें, उसको हटा देना है। आपको मैंने एक और बात बताई थी कि जो हम मैरीगोल्ड को जाल फसल की तरह उगाते हैं, इसमें ट्रैप क्रॉप की तरह। तो इससे क्या होता है, जो हमने बताया था जो फ्रूट बोरर है या फल भेदक जो कीड़ा होता है उससे बचा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप नर्सरी करने लगे हैं उससे 20 दिन पहले आप इसकी भी नर्सरी बना लें। गेंदे की नर्सरी बना लें। अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदे, अफ्रीकन मोल्ड, इसमें जो एक वैरायटी है जिसका नाम है गोल्डन एज। ये बड़ी पीले इसमें या तो नारंगी फूल होते हैं। तो ये करीब 20 दिन पहले कर लें। इससे क्या होगा, ये करीब 50 दिन की होगी जब आप अपनी पौध तैयार कर रहे हैं खेत में डालने के लिए। तो जब आपकी टमाटर की पौध तैयार होगी तो ये करीब 50 दिन, क्योंकि आपने 20 दिन पहले इसको उगा लिया। तो फिर क्या होता है कि इसमें फूल और आपके टमाटर में फूल एक साथ ही आएंगे। और ये आपको क्या करना है कि प्रति 16 पंक्तियों के पीछे एक पंक्ति आप इसकी लगाएं। तो इससे आपका जो है ये जो फल भेदक कीड़ा जो है इससे बचाया जा सकता है आपके टमाटर को। मतलब यह है कि एवरी 16 रोज, जी, हर 16 पंक्तियों के पीछे एक पंक्ति गेंदे की। 16 पंक्तियां टमाटर, एक पंक्ति गेंदा, फिर 16 टमाटर, फिर एक पंक्ति गेंदा लगाने से जो फल भेदक कीड़ा है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। जी मैडम, रोपण के उपरांत जी
कीट की समस्या के लिए क्या क्या प्रबंधन कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक जो मुख्य चीज़ है, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको जो खेत तैयार करना है वही ठीक से खेत तैयार करना चाहिए। और इसमें जो है हम लोग टमाटर जो है हम मेड़ों पे लगाते हैं। और जब उसने आपने इसमें रोपण कर दिया, निरीक्षण करते रहें अपने खेत का और देखें कि ऐसा ना हो कि किसी पत्तों में आपको जो लीफ माइनर जो है, जो हमने बोला वो दिखाई दे। हाँ, धागे जैसे जो निशान होते हैं, तो वो दिखाई दे। और यद्यपि आपको ये दिखते हैं तो उन पत्तों को तोड़ के आप नष्ट कर दें, है ना। और ये जो है करीब 30 दिन तक आपको ये काम करते रहना पड़ेगा। क्योंकि बाद में जो है इसका नियंत्रण जो है ना, किसी भी रासायनिक कीटनाशक से भी लीफ माइनर का नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैडम, ये छोड़ के और कोई ऐसे ही तकनीक है जिनसे ज़्यादा तरीके से हम रोग और कीटों को नियंत्रण कर सकें? इसके अलावा गरिमा जी ऐसा है कि अगर हम इसमें मल्चिंग करें और ड्रिप इरिगेशन भी करें तो इससे भी थोड़ा सा हमारा नियंत्रण रहता है। क्योंकि जो हम फ्लडिंग करते हैं, मतलब पानी पूरा खेत में छोड़ देते हैं, तो एक पौधे से दूसरे पौधे तक बीमारियां आराम से पहुंचती हैं और जल्दी पहुंचती हैं, फैल जाती हैं, फिर बड़ी जल्दी फैलती हैं। तो यद्यपि अगर हम मल्च जो बोलते हैं, प्लास्टिक का मल्च हो या प्लास्टिक किसी और मल्च हो। तरह का भी मल्च हो, और अगर उसमें हम ड्रिप के द्वारा, जो पाइप के द्वारा इसमें हम पानी की सिंचाई करें, तो एक एक पौधे को पानी मिलता है, उसकी जगह पे मिलता है। वो पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, क्योंकि वहीं पर पूरा एकदम से टारगेटेड होता है, मतलब एक ही जड़ के पास में ही पानी दिया जाता है। तो इससे रोग भी फैलने की कम संभावना होती है। पर ये अभी प्रचलन थोड़ा उत्तर भारत में कम है, क्योंकि पानी की यहाँ कुछ समस्या भी नहीं है। पर इस तरीके को करने से रोगों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है, पानी की भी लागत जो है वो कम हो जाती है। और एक विषय पर ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है जी, ज़्यादा मात्रा में अगर आप पानी दिए तो जी, प्रोडक्टिविटी कम भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उत्पादकता कम भी हो जाती है। अगर ज़्यादा पानी देके कोई बहुत अच्छी ज़्यादा फसल नहीं प्राप्त होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी देना बहुत अनिवार्य होता है। तो अगर इस तरह से किसान भाई इस विषय तरफ भी सोचें और ध्यान दें तो ये अच्छा होगा कि वो मल्च और ड्रिप का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। टमाटर में फूल तथा फल लगने के उपरांत जी, कौन से कीट प्रभावित करते हैं और इनका प्रबंध कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया पहले भी किसान भाइयों को कि टमाटर फल छेदक और लाल मकड़ी जो है ये तो मुख्य होते हैं। इसके अलावा कभी कभी तंबाकू का जो कैटरपिलर होता है, टोबैको कैटरपिलर बोलते कीड़ा हैं। होता है, टोबैको कैटरपिलर कहलाता है, ये भी बहुत गंभीर हो जाता है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी है और थ्रिप्स जो कि स्पॉटेड विल्ट को भी फैलाता है वो। इमिडाक्लोप्रिड और थियोमेथोक्सैम जो है, ये दोनों ही 3 मिलीलीटर अगर इमिडाक्लोप्रिड है और वो ग्राम के हिसाब से लिया जाता है प्रति 10 लीटर पानी में। इसको 15 दिन के बाद अगर आप रोपण के बाद में इसका छिड़काव करें तो हम इस पे इसके जो फल सफ़ेद मक्खी के फैलने से रोका जा सकता है। और इसका और कोई उपाय नहीं है। अगर आपको इसके लक्षण नज़र आए तो आपको पूरा जो है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ बीमारी नज़र आने लग जाती है विल्ट की, पौधा निकालें और उसको नष्ट कर दें। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है कि 20 से 25 दिन के बाद में अगर आप 250 किलोग्राम नीम की खली इस्तेमाल करें जिसमें 8 से 10% तेल हो, ये अगर आप मेड़ों पे इस्तेमाल करें तो इससे दोनों ही जो फल भेदक है और लीफ माइनर है, दोनों का भी प्रकोप कम होगा। और हमने आपको ट्रैप क्रॉप के जाल फसल के बारे में तो पहले भी बता चुके हैं, तो इससे आप लगाएं ज़रूर। और इसके अतिरिक्त एक और एक जैविक कीटनाशक है जिसको एनपीवी के नाम से जाना जाता है। तो यद्यपि अगर इसको हम 28, 35 और 42 दिन पर इसको हम इस्तेमाल करें, एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रिक वायरस जो है, तो इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं जो फल भेदक है, इसके प्रति ये काफ़ी अच्छा प्रबंध पाया गया है। ये कहाँ मिलता है एनपीवी जो आप बोल रहे हैं?
ये असल में जो पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, इनके पास में आपको ये प्राप्त हो सकता है। आप अपने विश्वविद्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक थोड़ा सा हर दुकान पे हो सकता है ये ना मिले। इसको जब हम स्प्रे करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं कि 2% गुड़ के साथ में हम इसको मिला के इसका छिड़काव करते हैं, ताकि जो है इसका अच्छा, और ये शाम के समय में ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि मान लीजिए एनपीवी नहीं है, किसान भाइयों को ये नहीं मिल पा रहा है, तो जो नीम के जो बीज का आप चूर बना लें, पाउडर बना लें। हाँ, 4% नीम सीड एक्सट्रैक्ट जो बोलते हैं उसका, इसको आप सुखा लें और इसको कहीं अच्छी ठंडी जगह पे इसको आप इसका भंडारण कर लें। ऐसे नीम पाउडर का जो अगर आप 4 केजी नीम सीड का जो नीम के बीज का पाउडर है, इसको 20 लीटर पानी में भिगो के रात भर रखें। इसको फिर आप नायलॉन का अगर दोहरा एक जाल हो उसके से, या कोई बहुत पतला कपड़ा हो, इससे आप छान सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। हाँ, सुबह इसको रात भर भिगो के आपने 4 लीटर 20 लीटर पानी में इसको भिगोया, इसको फिर आप 100 लीटर पानी में मिलाते हैं इतने को जो आपने रात भर भिगो के रखा। और इसका जो है आप फिर जो है इसको स्प्रे कर लें। तो लगभग आप सोच लीजिए कि 16 केजी आपको नीम सीड पाउडर चाहिए, अगर आपको 400 लीटर पानी बनाना है 1 एकड़ के लिए, इतना करीब आपको चाहिए होगा। अब एक और भी बात है, अगर मान लीजिए आप पाउडर नहीं तैयार कर सकते हैं, सुखा के नहीं रख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर आप इसका एक पेस्ट की तरह भी बना सकते हैं, घोल भी बना सकते हैं, चटनी बनाते हैं पीस के, उस तरह का घोल भी बना सकते हैं। और इसके अलावा हमने अपने कई बार बताया कि हमारे यहाँ IHR में एक नीम सोप के नाम से भी एक पदार्थ उपलब्ध है। हमने पहले भी इसमें बताया था नर्सरी में इस्तेमाल करने के लिए। तो इसको 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करके आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और आप ये भी ध्यान रखें कि फ्रूट बोरर के लिए भी, जैसे हमने आपको लीफ माइनर के लिए बोला कि आप देखें कि ढूंढते रहें कहीं ऐसा ना हो कि लीफ माइनर आपको कहीं पत्तियां मिले उसको नष्ट कर दें। इस तरह से फ्रूट बोरर का भी आप हफ्ते में एक बार जाके देखें खेत में कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको नज़र आ रहा है। और अगर ऐसे को नज़र आ रहा है तो उसको आप हटा दीजिए, जो बोरर के समेत, जो कीड़े के समेत उसको मार डालिए, तो इससे भी आपका प्रबंध हो सकता है। मैडम जी, पहले भी आपने बताया टोबैको कैटरपिलर के बारे में जी। टोबैको कैटरपिलर, तंबाकू वाला जो कैटरपिलर बोलते हैं, ये टमाटर में एक मुख्य कीट है जी। ये जो कीट है ये भी काफ़ी प्रमाण में नुकसान पहुंचाता है। इसके बारे में, इसको कैसे नियंत्रण करें, इसके बारे में कुछ बोलिए। आपने जैसे ठीक ही कहा, ये भी कई बार बहुत गंभीर रूप से असर कर देता है। इसके जो अंडे होते हैं, ये क्या होता है, एक समूह में ज़्यादातर दिए जाते हैं। तो जो आप देखेंगे कि एक समूह में ही आपको ये पत्ते खाते हुए नजर आएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी बिल्कुल कागज़ की तरह होने लगते हैं और उस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे नज़र आने लग जाते हैं। और ऐसे पत्ते आपको दूर से ही नज़र आ जाएंगे। तो जब अगर आप ऐसे पत्ते देखें तो आप पहले ही उनको देख के उनको नष्ट कर दें। हाँ, क्योंकि जब अगर ये कीड़े बड़े हो जाएंगे, ये कैटरपिलर जो बड़े हो जाएंगे, तो ये जो पूरे खेत में फैल के क्या होता है कि ये जो मिट्टी के जो आपके ढेले हैं उनके नीचे छुपने लगते हैं और जो जड़ है उसके पास छुपने लग जाते हैं और रात को आके ये फिर पूरे पौधे को खाने लग जाते हैं। तो ये काफ़ी तरह से नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसको कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड नहीं है जिससे आप इसका नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होएगा कि आप एक तरह से कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिससे कि ये कैटरपिलर जो है उस चीज़ की ओर आकर्षित हों। बेट कहते हैं, बेटिंग कहते हैं जी, कि उसके बेट इस्तेमाल करें, मतलब कोई आकर्षित करने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करें। इसके लिए 12 केजी आप चावल ले लें, या चावल या गेहूं की भूसी ले लें। उसमें आप करीब 2.5 किलो गुड़ मिला लें और इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दें। पानी का छिड़काव इसलिए करना है ताकि इसमें थोड़ा सा ये चिपक जाए गुड़। आपको इसका कोई मतलब सूखा सूखा सा ही रहना चाहिए, पाउडर की तरह ही इसको रहना चाहिए। और इस पाउडर को आप करीब शाम को करीब 250 ग्राम मिथोमिल या थियोडिकार्ब जो है इसमें डाल दें। ये दवा के रूप से काम करेंगे।
तो इसका क्या होता है, ये शाम को अगर आप डाल के रखेंगे तो सुबह तक जब इसमें जो है एक सड़न की बदबू सी आने लग जाती है, और इस बदबू की तरफ जो है ये सारे फर्मेंटेशन जो कहते हैं ना, एक जैसे हम सिरका बनाते हैं उसमें भी एक अलग सी गंध आती है, तो ये जो कैटरपिलर है इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और ये आपको करीब कई बार 2 या 3 बार आपको दोहराना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ ठीक से, तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद में इसको दोहरा लें, और इससे भी आपके सारे कैटरपिलर पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। मैडम जी, आप ऐसे कई बार हमारे किसान भाइयों को पहचान दिए कि नष्ट करे, पौधों को नष्ट करे, पत्तों को नष्ट करे। ये नष्ट करे, किस तरह नष्ट कर सकते हैं हम? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया गढ़गीमत जी। नष्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि खेत से दूर कहीं पर एक गड्ढा बना के उसमें इसको डाल के और आप गड्ढे को भर दें। टोबैको कैटरपिलर के अलावा जी रेड स्पाइडर माइट भी एक मुख्य कीट होता है टमाटर में। जी, इसका प्रबंध कैसे किया जा सकता है? ये भी पहले नहीं हुआ करता था गढ़गीमत जी, कुछ पिछले कुछ सालों में ही इसका प्रकोप ज़्यादा हुआ है, और ये गर्मियों में ज़्यादा होता है। अधिकांश रूप से जब करीब 34 से 35 डिग्री इसका तापमान चला जाता है, तो इस समय आप देखते हैं कि कुछ पीलापन आने लग जाता है पत्तियों पे, उसकी धारियां सी बन जाती हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें जो है रेड स्पाइडर माइट जो है, लाल मकड़ी कीड़ा जी, इसका जो है प्रकोप हो चुका है। तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे से आप लाल रंग के कीड़े आपको पत्ते के निचली सतह पे आपको घूमते हुए नजर आएंगे, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ भी आपको दिखने लग जाएंगे, और इनके एक ना बिल्कुल रेशम के धागे की तरह एक तार सी इसके पीछे ये छोड़ते हुए जाते हैं ये कीड़े। जहाँ रासायनिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं हुआ है, वहाँ आप ये नहीं पाएंगे। इसका मतलब है रासायनिक कीटनाशक के कारण ये पनपते हैं। इस पे असर नहीं होता है। और कई बार ये क्या होता है कि आईपीएम जो प्लॉट्स हैं उसमें नहीं दिखते हैं, लेकिन दूसरे के जो खेत है, बगल में खेत है जिसने नहीं ये आईपीएम अपनाया है, वहां से ये आपके खेत में आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको डाइकोफॉल जो है 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप 2 ml डाइकोफॉल में करीब 7.5 ग्राम नीम का जो सोप हम बोलते हैं, नीम सोप बोलते हैं, इसको दोनों को मिला के भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो इसका छिड़काव कर रहे हैं तो पत्ती की सतह के नीचे बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। और आप जब ये हमने बोला कि नीम सोप और डाइकोफॉल दोनों मिला के करें, तो इसको बहुत अच्छे से आपको इसका मिश्रित कर लेना चाहिए, और ये करीब सिर्फ 2 बार ही इस तरह का स्प्रे करें, इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इससे आपको देखेंगे कि काफ़ी आपका इस कीड़े का नियंत्रण पा सकते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर नीता खंडेकर जी। आज आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम के बारे में हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा जानकारी दी है जी। अब आएंगे हम आज के सवालों के बाद। पहला सवाल पूछ लीजिए, क्या है? आज का पहला सवाल, आयचर द्वारा विकसित कौन सी 2 संकर किस्में हैं जो 3 रोगों के प्रति रेजिस्टेंट हैं या प्रतिरोधी हैं? सवाल ऐसा है, आईआईएचआर द्वारा विकसित कौन सी 2 संकर किस्में हैं जो 3 रोगों के प्रति रेजिस्टेंट है? जी। दूसरा सवाल क्या है? टमाटर के फल छेदक को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है? और एक बार सुनिए, सवाल ऐसा है, टमाटर के फल छेदक को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीकी इस्तेमाल की जाती है? धन्यवाद नीता खंडेकर जी। सभी किसान भाई और बहनों को नमस्कार।